दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कि जो हमारा डिजायर्ड जो डीएनए है उसको पहले हम सेपरेट करते हैं, मीन जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सेपरेट करते हैं, उसमें से हम जो डिजायर्ड जो हमारा डीएनए पार्टिकल है उसको हम वो लेंथ निकालते हैं, उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, हम उसको वेक्टर के साथ जोड़ के इंसर्ट करते हैं रिकॉम्बिनेंट मतलब होस्ट सेल में। और हमें फिर उसको इंसर्ट करने का जो हमारा मोटिव रहता है, जो भी लाइक हमें इंसुलिन चाहिए तो वो हमें, या कोई एंजाइम चाहिए वो हमें मिल जाता है। देन द डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस जिसमें हम उस प्रोडक्ट को आगे प्रॉपर प्योरीफाई करके हम लॉन्च करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं इसमें। ये इजी है, एक बार आप समझ लेंगे तो आपको आ जाएगी। यहाँ पे देखिए आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब हमें मान लीजिए कि इतना जीनोम है, मान लीजिए ढेर सारा जीनोम है और हमें उसमें से एक पर्टिकुलर लेंथ निकलनी है। वैसे भी ये जीनोम कहाँ पे है, ये सेल के अंदर है, ठीक है। अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, मान लीजिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है, तो ये क्या है, सेल के अंदर है। अब इसमें से हमें डीएनए जो है एक्सट्रैक्ट करना है। तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये सारा वॉल है, ठीक है। पहले यहाँ पे फिर जो है प्रोटोप्लास्ट है, फिर जाएंगे तो फिर यहाँ पे डीएनए के साथ हमें जो प्रोटीन्स हैं, ठीक है ना, हिस्टोन प्रोटीन्स या नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, तो या आरएनए है, डीएनए के साथ आरएनए भी है, तो ये सारी चीजें हैं। तो हमें क्या करना होगा, सबको डाइजेस्ट करना होगा, हमें केवल उसमें से क्या चाहिए, डीएनए। तो हमें कुछ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है जिसकी हेल्प से हम सब सारे मटेरियल को डाइजेस्ट कर देते हैं। लाइक यहाँ पे आप दिखाया गया है कि क्या करते हैं कि इसमें हमने सेल्स लिए, मतलब सेल्स मीन जो भी, लाइक आपने लीफ ले लिया, ठीक है ना, लीफ लिया और उसके साथ आपने एंजाइम्स डाल दिए, लाइक आपने लाइसोजाइम डाल दिया, सेलुलेज डाल दिया, वॉल में होता है, काइटिनेज डाल दिया, ये भी इसकी वॉल में होता है फंगस की। तो इस तरह से देखो आप कि डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे सेल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम से डाइजेस्ट होते हैं। इससे क्या होगा कि सेल वॉल ब्रोक कर जाएगी, सारा मटेरियल आके बाहर इस तरह हमें देखने को मिलेगा। अब इसमें से हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे देखो, द सेल इज ब्रोकन रिलीजिंग डीएनए एंड अदर मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स एंड लिपिड्स। तो ये सारे हमारे डाइजेस्ट हो जाते हैं और केवल बचता क्या है, क्योंकि हमने डीएनएज नहीं डाला, अगर आप डीएनएज डाल दोगे तो फिर तो ये बेकार हो जाएगा, डीएनएज नहीं डालना है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें डीएनए चाहिए, अगर हम डीएनए डाल देंगे तो डीएनए हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा और फिर हमारे वो सारी चीजें किसी यूज की नहीं रहेगी। तो डीएनए को छोड़ के हमने सब कुछ डाल दिया यहाँ पे, लाइक यहाँ पे देखिए राइबोन्यूक्लियेजेस, प्रोटीएज, ठीक है। तो ये सारा हमारा क्या करेगा, मैटर डाइजेस्ट होता जा रहा है। अब जो हमारा एक्सट्रैक्ट बच रहा है उसको हम चिल्ड इथेनॉल में डालेंगे। Chilled ethanol is added, purified DNA precipitate out as fine thread in the suspension, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही हम चिल्ड इथेनॉल इसमें ऐड कर रहे हैं, अब यहाँ देखिए ये येलो येलो सा आपका ये थ्रेड टाइप ये बाहर निकल कर आता है। तो अब हमारा डीएनए जो है बाहर निकल के आ गया, क्योंकि हमने डीएनएज नहीं डाला था इसमें। प्योरिफाइड डीएनए इज इंक्यूबेटेड विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ये क्या है, इसको हम इंक्यूबेट करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साथ, जिससे वो इसको कट करता है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, स्पेसिफिक साइट्स पे डीएनए को कट करता है। एज अ रिजल्ट डीएनए डाइजेस्ट, ठीक है, डीएनए डाइजेस्ट हो जाता है। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जो डीएनए डाइजेस्ट हुआ है उसको हमको, लाइक डीएनए के मान लीजिए इस तरह से, तो डीएनए जो है इस तरह से उसने कट कर दिया उसको पर्टिकुलर साइट्स पे। तो हमें वो स्मॉल जो है
पार्ट चाहिए होता है वेक्टर में डालने के लिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, एगारोज जेल पे इसको डालते हैं। लाइक यहाँ पे ये देखिए प्लेट है, यहाँ पे हम डालते हैं। पहले क्या हुआ कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीव डीएनए इनटू स्मॉलेस्ट सेगमेंट्स ऑफ वेरियस साइजेस। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इसको कट करता है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए जो है ये हमारा नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय टेक्निक कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब क्या है कि हम इसको जेल में डालते हैं, जिससे, और इसमें हम करंट मूव कराते हैं, जिससे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं वो इस तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है स्मॉलेस्ट, और लार्जेस्ट इस तरफ। तो ये कैथोड और एनोड का फंडा रहता है, जिससे ये अलग अलग साइड्स पे लार्जेस्ट पहले आ जाएंगे, स्मॉलेस्ट जो है वो आगे की ओर बढ़ जाएगा। इस तरह से ही मूव करते हैं। एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज एम्प्लॉयड टू चेक द प्रोग्रेशन ऑफ अ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। तो जब हमने उसको डाइजेस्ट कर दिया तो अब वो मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जो स्मॉलेस्ट है वो एक तरफ जाएगा, जो लार्जेस्ट है वो एक तरफ रह जाएगा। डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज, सो इट मूव्स टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है ना, एनोड की तरफ मूव करता है। तो उसमें जो स्मॉलेस्ट है ऑब्वियसली वो सबसे आगे रहेगा, तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। डीएनए फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइजेस थ्रू सीव इफेक्ट ऑफ एगारोस जेल। स्मॉलर साइज्ड फ्रैगमेंट्स मूव फादर। ठीक है, द प्रोसेस इज रिपीटेड विद वेक्टर डीएनए ऑल्सो। तो इस तरह से हमें पता है कि हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं वेक्टर के लिए भी। और जो डीएनए फ्रेगमेंट हमें निकालना है, डीएनए प्लस वेक्टर डीएनए। ठीक है, डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए है उसके लिए भी, और जो फॉरेन डीएनए इसको कह सकते हैं, दोनों के लिए हम सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे, क्योंकि हमें एक वही पर्टिकुलर साइट चाहिए। ठीक है, दोनों को एक ही जगह कट करें, नहीं तो फिर वो दोनों मिल नहीं पाएंगे। और इसके साथ ही इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिससे कि हमारा वेक्टर डीएनए भी सेपरेट हो रहा है, और एक तरह से हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो भी सेपरेट हो रहा है। तो एक ही टेक्निक से हमने दोनों को सेपरेट कर दिया। DNA fragments can be seen as bright orange colored bands when they are stained by ethidium bromide. इसमें नॉर्मली क्या हुआ, जब एनोड की तरफ जो स्मॉलर पार्टिकल चले गए तो हमने क्या किया, उस पे इथिडियम ब्रोमाइड डाला। इथिडियम ब्रोमाइड से क्या होगा कि स्टेन्ड हो जाएंगे, और वो यूवी रेडिएशन में हम जब उसको देखेंगे तो वो ब्राइट ऑरेंज कलर के हमें दिखाई पड़ेंगे, जैसा कि यहाँ दिखाई पड़ रहा है। DNA bands are cut out of agarose gel. This is called इल्यूशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं उसको हम बाहर निकाल दे रहे हैं, और इस प्रोसेस को हम इल्यूशन कह रहे हैं। द कट आउट जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द सोर्स डीएनए एट कट वेक्टर आर मिक्स्ड एंड लाइगेज इज एडेड, इट क्रिएट्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब हमने क्या किया कि इस प्रोसेस को इल्यूशन कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये जितने भी टर्म्स हैं, ये जितने टर्म्स हैं आपको पता होना चाहिए। अब जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है और जो वेक्टर है, यहाँ पे देखिए ये वेक्टर है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है, हमने इनको प्लस कर दिया, मिला दिया, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमें देखने को मिल गया। अब क्या है कि हमें उसकी कॉपीज बनानी है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है हमें उसकी कॉपीज बनानी है। सॉरी, जो हमारा हमने जो अपना फॉरेन डीएनए निकाला है, हम उसकी कॉपी बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। PCR is the synthesis of multiple copies of gene of interest in vitro using two sets of primer, the enzyme DNA
पॉलीमरेज। जब डीएनए के लेंथ बना रहे हैं तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए होगा। जब आरएनए से आरएनए बन रहा है तो हमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। उसमें ऐसा कोई टफ नहीं है, सिंपल पीसीआर में हम प्राइमर यूज करते हैं और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज करते हैं, और इसके साथ ही कुछ न्यूक्लियोटाइड्स यूज करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड्स जो, ये सारी चीजें आपको प्राइमर के लिए चाहिए होती हैं। जैसे मैंने बताया पीसीआर के लिए चाहिए होती है प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड। बिना इनके हम पीसीआर नहीं कर सकते। ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स मीन सिंपल जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हमें पता है कि डीएनए में क्या होता है, थियामिन होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थियामिन। ठीक है, तो इनके न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो भी हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि वही अलग अलग, जैसे ये एडेनिन का कुछ अलग है, गुआनिन का अलग है, साइटोसिन का अलग है, थियामिन का अलग है, तो ये हमें अलग से भी हमको ढेर सारे ये भी डालने होते हैं। ठीक है, टुकड़ों में डालना होता है, क्योंकि ये हमें क्या चाहिए, हमें डीएनए की लेंथ चाहिए, तो ये हमें अलग अलग जगह लग लग के हमें लेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, पीसीआर में हम पीसीआर कर रहे हैं। पीसीआर के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको प्राइमर की जरूरत पड़ती है, न्यूक्लियोटाइड्स की जरूरत पड़ती है, और इसके साथ ही आपको डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। इसमें सबसे पहले हमें एम्प्लीफिकेशन के लिए जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको सेपरेट करना होगा। ठीक है ना, डबल स्ट्रैंडेड जो हमारा डीएनए है उसको सेपरेट करना होगा, इसे हम कहते हैं डीनेचुरेशन। ठीक है, उसको सेपरेट करने के बाद क्या करते हैं हम, कि जो हमारा प्राइमर है उसको पर्टिकुलर जगह पे अटैच कराते हैं। ठीक है, तभी हमारा ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि अपने जो डिजायर्ड जो फॉरेन डीएनए है उसकी कॉपीज चाहिए होती है। ठीक, तो हमने क्या किया, जो फॉरेन डीएनए है उसकी कॉपीज चाहिए, तो हमने क्या किया कि प्राइमर को ऐड कराया। फिर इसमें हम क्या करेंगे कि ये डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ जाएगा, और न्यूक्लियोटाइड्स ये सारे इसमें हम डाल देंगे। एक्सटेंशन में हम क्या कर रहे हैं, लाइक एनेलिंग में तो हमने प्राइमर डाल दिया, और एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, हम डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे, क्योंकि बिना इसकी हेल्प के लेंथ नहीं बढ़ेगी। और न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज हेल्प करता है पूरी एक लेंथ बनाने में, और स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स जो है इस तरह से अटैच हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन में हेल्प करते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत स्टेप पता होना चाहिए कि डीनेचुरेशन वी आर सेपरेटिंग, फिर यहाँ पे एनिलिंग में हमने प्राइमर अटैच किया, और एक्सटेंशन में एक कॉपी बन गई। फिर क्या होता है, फिर वही यही जो है साइकिल चलती रहेगी। लाइक ये एक्सटेंशन अगर एक बार हो गया है, फिर यहाँ से क्या होगा, डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन। ठीक है, तो मतलब इस तरह से हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, मतलब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इस तरह से चलता जा रहा है। तो यहाँ पे फिर से वही दो सेपरेट स्ट्रैंड्स बन जाएंगे, और फिर उनमें यही चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है 30 साइकिल्स। 30 साइकिल्स का मतलब कि ये फिर आगे भी चलता रहेगा। फिर उसमें एक साइकिल में ये एक डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, सेकेंड साइकिल में सेम चीज रिपीट हो रही है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। तो इस तरह से टोटल मिला के 30 साइकिल्स हमारी चलती रहेगी। डीनेचुरेशन में क्या क्या हो रहा है, इट इज द हीटिंग ऑफ टारगेट डीएनए जीन एट हाई टेम्परेचर टू सेपरेट द स्ट्रैंड्स। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर डीएनए सिंथेसिस। नाउ एनिलिंग, इट इज द ज्वाइनिंग ऑफ टू प्राइमर एट 3 एंड ऑफ द डीएनए टेम्पलेट। ठीक है, 3 एंड पे अटैच हो रहे हैं। एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंशन में हमें क्या चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। इट इज द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू द primer using thermostable DNA polymerase, that is TAQ polymerase.
तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कौन सा पॉलीमरेज आपकी बुक में जो दिया है एटलीस्ट उसका नाम आपको पता होना चाहिए। This is isolated from Thermus aquaticus. It remains active in high temperature during denaturation of double-stranded DNA. Through continuous replication of DNA, segment is amplified into 1 billion copies. जैसे कि मैंने बताया कि एक साइकिल में यही 3 प्रोसेसेस हमारे चलते रहते हैं, वैसे ही हमें 30 साइकिल चलानी है, तो आप सोचो कितनी सारी लेंथ हमें देखने को मिल जाएगी। The amplified fragment can be used to ligate with vector for further cloning. ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, वेक्टर में हम इंसर्ट करा देते हैं। हमें अपना डिजायर्ड डीएनए जो है ढेर सारे मिल गए, तो हम उसको वेक्टर में इंसर्ट करा देंगे और फिर उसमें अलग से क्लोनिंग चलती रहेगी। डिनेचुरेशन, एनेलिंग, एक्सटेंशन। Using any methods, the ligated DNA is introduced into host cell. ठीक है ना, कुछ मेथड्स होते हैं जिसको यूज करके हम होस्ट सेल में इंसर्ट कराते हैं, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। दे टेक अप डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। ठीक, दे टेक अप डीएनए फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। इफ अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए bearing ampicillin resistant gene is transferred into host cell, the host cell become ampicillin resistant cell. If transformed cells are spread on agar plates containing ampicillin, only transformants will grow, untransformed recipient cells will die. इसमें क्या है कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर हमने एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन डाल दिया है, तो फिर वो एम्पिसिलिन प्लेट पे सरवाइव कर सकता है, वो अलग से कॉलोनी हमें दिखाई पड़ेगी अगर ये ट्रांसफॉर्म जीन जो है वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट कैरेक्टर बियर करता है। The ultimate aim of recombinant DNA technology is to produce a desirable protein. Normally अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ desirable protein के लिए हमने इतनी मेहनत की है, लाइक इंसुलिन है, कुछ एंजाइम्स हैं, तो अब क्या है कि इनको हमें बाहर भी निकालना होता है। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो चीज सिंथेसाइज कर रहे हैं हमें वो चाहिए भी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ अलग चीजें हैं। सेल्स विद फॉरेन जीन कैन बी ग्रोन इन लेबोरेटरी। अब अगर वो एक बार जो है रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया बन गया है, तो उसको किस तरह से हमको ग्रो कराना है, किस तरह से अपने प्रोडक्ट एक्सट्रैक्ट करने हैं, वो भी आगे उसके भी अपने अलग अलग मेथड्स हैं, तो उसको हम देखेंगे। इसमें क्या करते हैं, The cultures are used to extract desired protein and purified by using separation technique. The cells can also be multiplied in continuous culture system. Here the used medium is drained out from one side while fresh medium is added from the other. अब क्या करते हैं कि हम इसको एक ऐसा environment प्रोवाइड कराते हैं ये बैक्टीरिया को, या बैक्टीरिया हो गया या और भी जो हमारे वेक्टर है, उनको हम एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कराते हैं जिसमें वो तेजी से मल्टीप्लाई कर सके। तेजी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमें वो साथ में प्रोडक्ट भी देंगे, क्योंकि उनके पास वो पर्टिकुलर एंजाइम या पर्टिकुलर हार्मोन प्रोड्यूस करने वाले रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कॉन्टिन्यूअस कल्चरल सिस्टम। कॉन्टिन्यूअस कल्चर सिस्टम, उसको हम लगातार हम मल्टीप्लाई करने का एनवायरनमेंट दे रहे हैं। इसमें फिर क्या है कि हम एक तरफ से उसका यूज्ड मीडियम जो है, जो वो यूज कर चुका है, जो उसके किसी काम का नहीं है, उधर से एक तरफ से ड्रेन आउट करेंगे, दूसरे से फ्रेश मीडियम प्रोवाइड कर देंगे। इट मेंटेन्स द सेल्स फ्रॉम फिजियोलॉजिकली एक्टिव एंड सो प्रोड्यूसेस अ लार्ज बायोमास। इट यील्ड्स मोर डिजायर्ड प्रोटीन। अब वो डिजायर्ड प्रोटीन हमें देते जा रहे हैं। वी कॉल इट बायो रिएक्टर। ठीक है ना, इसको हम बायो रिएक्टर कहते हैं, इसको हम बायो रिएक्टर कहते हैं। These are the vessels in which raw materials are biologically converted. अब ये जो बायो रिएक्टर्स हैं, इनमें क्या करते हैं कि हम जो रॉ मटेरियल हैं, ठीक है, लाइक हमारा जो हम जितने भी हमने बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो सारे हमने
इसमें डाल दिए। उसके साथ ही बैक्टीरिया को एक प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, लाइक ऑक्सीजन चाहिए, तो वो सारी चीजें हम इसमें प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि उनको एक इन्वायरमेंट मिल गया है जिसमें वो लगातार डिवाइड करते रहेंगे। जब वो लगातार डिवाइड करेंगे तो हमें वो पर्टिकुलर जो भी स्पेसिफिक हार्मोन है या एंजाइम्स है तो वो हमें देंगे, क्योंकि हमने उसी के लिए उनको रिकॉम्बिनेंट बनाया है। तो these are the vessels in which raw materials are biologically converted into specific products or enzymes etc using microbial, plant, animal or human cells. ठीक है, बायोरिएक्टर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, लाइक हम जो मार्केट में देखते हैं कि ये इंसुलिन आपको दिखता है कि ये इंसुलिन जो है वो मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका प्रोडक्शन कहीं से हो रहा होगा। तो उनका प्रोडक्शन ऐसे ही होता है कि नॉर्मली जो हमें वो हम उसको बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हम बायोरिएक्टर्स के थ्रू वो ये प्रोडक्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके साथ ही जैसे हमने स्ट्रेप्टोकाइनेज पढ़ा था, उसका भी बहुत ज्यादा यूज होता है जो क्लॉट वगैरह डिसॉल्व करने के लिए, तो उनको भी हम ऐसे ही निकालते हैं। दे कैन प्रोसेस 100 to 1000 liter of culture. A bioreactor provides optimal growth condition like temperature, pH, substrates, salts, vitamins, oxygens to get desired product. देखिए ये बायोरिएक्टर भी इसमें दो तरह के दिए हुए हैं, एक जो है सिलेंड्रिकल है और एक अगर हम देखें तो वो थोड़ा सा क्यूब या क्यूबॉइड टाइप हमें देखने को मिल रहा है। तो एक में क्या होता है कि सिंपल वो बहुत तेज मूव करता है, उसमें ये आपको दिख रहा होगा जैसे कि फैन होता है, इम्पेलर्स हैं इसमें, तो ये लगातार जो है इस तरह से मूव करता है। और एक में क्या हो रहा है कि तेजी से हम अंदर से नीचे से हम ऑक्सीजन गैस सारी ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके मूव करने से भी वो क्या होता है कि सारा जो कल्चर मीडियम है वो ब्रॉथ ऑक्सीजन बबल्स वगैरह बनते हैं, तो वो एक इन्वायरमेंट इसको प्रोवाइड होता है। जबकि ये जो हमारा क्यूबॉइड है इसमें क्या है कि नीचे से हम ऑक्सीजन फोर्सफुली दे रहे हैं, तो बबल्स वगैरह बन रहे हैं। तो इस तरह से हमें क्या बबल्स से क्या होता है कि एक जो सरफेस एरिया जो है एयर का मतलब एक तरह से बढ़ जा रहा है और उनको और बेटर इन्वायरमेंट मिल रहा है। दिस इज ए सिंपल stirred tank bioreactor. B is sparged stirred tank bioreactor through which sterile air bubbles are sparged. Most commonly used bioreactors are of stirring type. It is usually cylindrical or with a curved base to facilitate the mixing of reactor content. The stirrer facilitates even mixing and oxygen availability. Alternatively, air can be bubbled through the reactor. एयर बहुत जरूरी होता है क्योंकि बिना ऑक्सीजन के वो डिवीजन नहीं कर पाएंगे। तो दोनों ही कंडीशन में अगर हम देखें, इसमें हम फोर्स जो है बाहर से लगा रहे हैं और एक बी में जो स्पार्श है उसमें हम फोर्सफुली एक तरह से हम एयर डाल रहे हैं जिससे कि उसमें मिक्सिंग अपने आप हो रही है। जबकि जो ए है यहाँ पे जो स्टिर टैंक है वो मूव कर रहा है, वो अंदर से मूव कर रहा है और एक में हम बाहर से उसको मूव कराने की कोशिश करते हैं। इसमें बायोरिएक्टर में होता क्या क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, इसी में हम जो बैक्टीरियाज एंड जो उसका एनवायरनमेंट है वो सारा प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं जिससे कि वो अपना पर्टिकुलर एंजाइम्स का सिंथेसिस करते रहे। फिर हम क्या करते हैं कि एक तरफ से उसका यूज्ड वाला जो मटेरियल है वो हम बाहर निकाल देंगे और जो उसका रॉ मटेरियल है वो हम एक तरफ से डालते रहेंगे जिससे कि ये प्रोसेस रुके ना और लगातार जो है वो पर्टिकुलर एंजाइम सिंथेसाइज कर सकें। पार्ट्स ऑफ बायोरिएक्टर्स क्या क्या है, इसमें एजिटेटर सिस्टम है जो लगातार मिक्स करता रहेगा, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है,
यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, फोम कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। फोम कंट्रोल सिस्टम की बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा झाग झाग सा हो जाए, तो वो क्या होगा, एयर उनको कंज्यूम नहीं करने देगा। तो इसमें सारी चीजें होती हैं। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम जो कि बहुत जरूरी है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर न्यूट्रिशन एनवायरनमेंट वो मिले तो वो और अच्छे से डिवाइड करते हैं। देन पीएच कंट्रोल सिस्टम होता है, सैम्पलिंग पोर्ट्स फॉर पीरियोडिक विड्रॉल ऑफ कल्चर। Then what is downstream processing? Downstream processing में क्या होता है कि नॉर्मली जो प्रोडक्ट हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सिंपल आप ऐसे समझिए, जो प्रोडक्ट हम एक्सट्रैक्ट किया बायोरिएक्टर से, अब उसको प्रॉपर हम क्लिनिकल ट्रायल्स में डालेंगे, ठीक है। लाइक हम जैसे हमने वैक्सीन का देखा, वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है कि पहले हम देखते हैं मार्केट में लॉन्च करने से पहले कि कहीं ऐसा तो नहीं उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्रॉपर एक क्लिनिकल ट्रायल और वो सारी चीजों के बाद ही हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। तो सिंपल डाउन स्ट्रीमिंग में ये सारी चीजें आएंगी। इट इज अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस सच एज सेपरेशन, फिर हम उसको प्योरीफाई भी करते हैं, सेपरेट किया, प्योरिफिकेशन, आफ्टर द बायोसिंथेटिक स्टेज the product is formulated with suitable preservatives. Such formulation undergoes clinical trials and strict quality control testing. ठीक है, सो प्योरिफिकेशन के बाद हम उसको मार्केट में लॉन्च कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वी कॉल इट, जितना जो हम बायोरिएक्टर वाला प्रोसेस है उसको हम अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस बोलते हैं, अप स्ट्रीमिंग प्रोसेस। और उसके बाद का जितना प्रोसेस है जिसमें हम उसको सेपरेट करते हैं, प्योरिफिकेशन करते हैं और क्लिनिकल ट्रायल्स में डालते हैं, इसको हम डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि किस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये सेफ्टी, एफिकेसी, रिकवरी, कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे चीजें इसमें इंक्लूडेड है, यहाँ से अप स्ट्रीमिंग एंड डाउन स्ट्रीमिंग। तो आपको समझ में आएगा हम इसे डाउन स्ट्रीमिंग क्यों बोलते हैं, बिकॉज जो सिंथेसिस वाला पार्ट है उसको हम अप स्ट्रीमिंग कह रहे हैं। तो अप स्ट्रीमिंग के बाद हम इसको प्रॉपर प्योरीफाई करेंगे, फिर हम इसको क्लिनिकल ट्रायल्स में डालेंगे और फिर हम इसको मार्केट में लॉन्च करते हैं। यही चीजें हमारी नोट्स में है, मैंने आपको बताया था नोट्स मैंने। मैंने आपको पिछली बार बताया था, फीचर्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग इनटू वेक्टर। ठीक है, क्या क्या फीचर्स होते हैं जो एक स्पेशल वेक्टर बनाते हैं। फर्स्ट इज ORI, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, जिसमें वो लगातार डिवाइड करता रहता है। दूसरा, उनके ORI के सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए, जिसमें हमने देखा था कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं दे एक्ट एज मार्कर फॉर पर्टिकुलर वेक्टर, जैसे कि एम्पिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, ये इनके जो जीन्स होते हैं, रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं, ये मार्कर की तरह यूज कर सकते हैं। देन कम्स द क्लोनिंग साइट्स। क्लोनिंग साइट्स, तो इसमें ये जो पूरा डायग्राम है ये आपको पता होना चाहिए, ये डायग्राम आपको पता होना चाहिए। दिस इज PBR 322। इसमें आपका जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं ये रटे होने चाहिए। लाइक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन में अगर हमें कोई फॉरेन DNA इंसर्ट कराना है तो हम इस साइट पे अटैच करवाएंगे। ठीक है, दिस इज द रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर टेट्रा BMH1 इज द, ये BMH1 का रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो BMH1 जो है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है यहाँ पे कट करके और वो पर्टिकुलर फॉरेन DNA यहाँ पे इंसर्ट कराएगा।
तो हम ये भी ध्यान रखना चाहिए, जैसे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन अगर हमको इंसर्ट करानी है तो इन दोनों में से हम एक ही यूज करेंगे, ये दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने BAM-H1 यूज कर रहे हैं तो आप SAL1 यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट में PVU1 है, PST1 है, तो दोनों में से हम एक ही रेजिस्टेंट जीन यहाँ पे यूज करेंगे। और इसमें एक चीज और है कि अगर आप एक पर्टिकुलर DNA रेजिस्टेंट जीन साइट पे अगर अगर BMH1 आप यूज कर रहे हैं और पर्टिकुलर रेजिस्टेंट जैसे कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जो जीन है उसमें अगर हम यहाँ पे कट लगा के ये वेक्टर के इस साइट पे कट लगा के अगर हम इसमें फॉरेन DNA डाल रहे हैं, ठीक है, फॉरेन DNA डाल रहे हैं, तो इसका जब हम सेपरेशन करते हैं, लाइक हम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट से और रिकॉम्बिनेंट नॉन रिकॉम्बिनेंट इनको सेपरेट करते हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखना कि जो रेजिस्टेंट जीन को हम इंटरफेयर कर रहे हैं उसके जब हम प्लेटिंग करते हैं, लाइक मैंने आपको बताया था 2 बार प्लेटिंग करनी पड़ती है, तो उसके अपोजिट वाले में पहले इंसर्ट करते हैं। लाइक अगर हम टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन का DNA अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसको एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक पे प्लेटिंग करेंगे। अगर हम एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन को इंटरफियर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ PVU1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उसको टेट्रासाइक्लिन पे प्लेटिंग करेंगे एंटीबायोटिक। तो इसमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब हम BAM-H1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज कर रहे हैं जिसकी साइट यहाँ है, तो इसमें जब हम आगे हम सेपरेट करते हैं तो हम सबसे पहले इसको एम्पिसिलिन से जो फिल्ड जो पेट्री डिश होती है उस पे डालेंगे, फिर उसके बाद टेट्रासाइक्लिन पे डालेंगे, मतलब अपोजिट वाले पे पहले डालते हैं और सेम वाले पे सेकेंड टाइम पे डालते हैं। और अगर हम एम्पिसिलिन की PVU1 साइट पे हम अगर कट करके और अपना जो फॉरेन DNA है वो इंसर्ट करा रहे हैं, तो हम अपोजिट साइड वाले एंटीबायोटिक जो हमारा है उस पे हम सबसे पहले इंसर्ट कराएंगे। लाइक अगर हम एम्पिसिलिन को अगर हम छेड़ रहे हैं तो हम टेट्रासाइक्लिन की पेट्री डिश पे पहले इंसर्ट कराएंगे और सेकेंड टाइम पे सेम वाली दैट इज एम्पिसिलिन पे इंसर्ट कराएंगे। ये मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सप्लेन कर दिया था, आई थिंक उससे आपको क्लियर हो गया था कि किस तरह से हम सेपरेट करते हैं। फिर दूसरी एक चीज आई थी कि इसमें इतने मतलब टाइम कंज्यूमिंग है, और एक एक पेट्री डिश से दूसरे पेट्री डिश पे डालो तो ऑब्वियसली काफी टाइम लग जाता है। तो हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट यानी जो कलर प्रोड्यूसिंग सबस्ट्रेट होते हैं वो हम इसमें यूज करते हैं, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो होता है लाइक हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले केस में हम यूज कर रहे हैं कि हमने इसमें एक क्रोमोजेनिक सब्सटेंस हमने डाला जो कि रिएक्ट करके और कुछ ऐसे सबस्ट्रेट बना रहा है जो कलर प्रोड्यूस करते हैं। और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर प्रेजेंट है तो वो कलर हमें दिखेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर एब्सेंट है जो कि रिकॉम्बिनेंट DNA में होता है तो वो कलर हमें व्हाइट दिखाई पड़ेगा। तो इसको ब्लू एंड व्हाइट जो है एक्सपेरिमेंट टाइप भी बोलते हैं। फिर दूसरी चीज थी कि वेक्टर ऑफ क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स में हमें पता है कि बहुत सारे डिजीजेस जो होती हैं, बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, लाइक ट्यूमर्स है, कैंसर्स है, HIV है। तो इसमें जो कुछ वायरसेस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी से ये तो एक्चुअली काफी पहले से ये चीजें चली आ रही हैं कि ये डिजीज कॉजिंग है। तो इन्हीं के जो ये डिजीज कॉजिंग है इन्हीं के उससे हमें आइडिया लगा कि हम जो है अलग से हम बायोटेक्नोलॉजी एक इन्हीं के उससे उठी थी कि जिससे हमने देखा कि ये जो है ये डिजीज कॉजिंग है और ये कहीं ना कहीं
सेल्स में जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो हम भी एक अपने लेवल पे जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स वगैरह को यूज कर सकते हैं, जिससे कि वो एक दूसरे सेल्स में कुछ चेंजेस ला सकें, जैसे कि होस्ट सेल। तो यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम टुमिफेशियंस जो है ये जो जो प्लांट्स, डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या करता है कि ये ट्यूमर सेल्स प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे चेंजेस करता है उनके जीनोम में कि वो लगातार डिवाइड करते जाते हैं और वो ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। तो इसी से ट्यूमिफेशियंस से ही आपको लग रहा है कि ये ट्यूमर प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें ये क्या करता है कि एक टी डीएनए इसमें इंसर्ट कर देता है, टी डीएनए, जिससे कि ये ट्यूमर प्रोड्यूस करते हैं। और ये फिर एक तरह का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक तरह का केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन जो पैथोजेंस होते हैं, ये बैक्टीरियाज होते हैं, इनकी डिवीजन में बहुत हेल्प करता है। तो अब क्या किया हमने कि इनका जो ये मतलब एक तरह से ये जो प्लाज्मिड था, ठीक है, तो इसको अपने हमने फायदे के लिए यूज किया। ये केमिकल बनाने के लिए नहीं यूज किया, बट फर्दर कुछ और फायदे के लिए हमने ये प्लाज्मिड यूज किया, क्योंकि ये प्लाज्मिड में कैपेसिटी थी इस तरह का कुछ चेंजेस करने की। ठीक है ना, तो इसको हमने एज अ वेक्टर जो है प्लाज्मिड हमने यूज करके इसको अपने फायदे के लिए हम फर्दर कोई चीज कोई प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने लगे। The tumor inducing plasmid of A tumefaciens is modified into cloning vector, which is not pathogenic but can use mechanism to deliver genes of interest into plants. Then the retrovirus in animals can transform normal cell into cancer cell. So they are used to deliver desirable genes into animal cells. ठीक है, तो रेट्रोवायरस भी एक तरह से इस तरह से यूज हो रहा है। Competent host for transformation with recombinant. Since DNA is hydrophilic molecule, it cannot pass through cell membranes, so bacterial cells are made competent to make up alien DNA और प्लाज्मिड एज फॉलोज। अब जैसे मान लीजिए कि बैक्टीरियल डीएनए, लाइक हम ईगोलाई की बात कर रहे हैं, तो हमने एक रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड तो बना लिया, बट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को क्या करना है, अब हमें उस सेल के अंदर इंसर्ट कराना है। ठीक है, इस सेल के अंदर हमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को एंटर कराना है। तो हम कैसे एंटर कराएंगे? ठीक है, तो इसमें कुछ मेथड्स हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें ये बैक्टीरिया जो है इसको कॉम्पिटेंट बनाना है ताकि ये इसको ले सके। तो ये बैक्टीरिया को कुछ फेजेस के थ्रू गुजरना होगा, इसके बाद ही वो जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल है उसको लेगा। पहली चीज क्या है कि ट्रीट द बैक्टीरियल सेल विद स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट कैटायन। इसको हम पहले कैल्शियम से ट्रीट करते हैं। इसको पहले हम कैल्शियम से ट्रीट करते हैं सेल को। ठीक है, सेल प्लस कैल्शियम। देन पहले हम सेल प्लस कैल्शियम करेंगे, सेल प्लस कैल्शियम, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। डीएनए एंटर्स बैक्टीरियम थ्रू पोर्स इन द सेल वॉल। अब क्या करते हैं, इसको इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट सेल्स प्लस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। देन इसको 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट शॉक देंगे, फिर इसको आइस पे ले आएंगे। फिर क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लेगा। ठीक है ना, उसके अंदर पोर्स हो जाएंगे, उसके अंदर छेद हो जाएंगे, जिससे वो आसानी से फिर इतने टॉर्चर के बाद वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो अपने अंदर ले लेगा। तो कैल्शियम डाला, फिर उसको इंक्यूबेट किया दोनों को। ठीक है ना, कैल्शियम
फिर उसको जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए और सेल को एक साथ इंक्यूबेट किया, फिर इसको हीट शॉक दिया, फिर आइस पे डाला, तब जाके उसके अंदर कुछ ऐसे छेद हो जाते हैं जिससे वो आसानी से उसको ले सकता है। अदर मेथड टू इंट्रोड्यूस एलियन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स, one is micro injection, then biolistic, then disarmed pathogen vector। इसमें क्या क्या चीजें कर रहे हैं हम, देखो माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो इंजेक्शन में क्या हो रहा है कि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं कि न्यूक्लियस में हम इंजेक्शन के थ्रू, एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, ये एनिमल सेल की अगर बात की जा रही है तो हम एक इंजेक्शन के थ्रू, हम क्या सिरिंज मतलब इंजेक्शन के थ्रू, ये माइक्रो लेवल पे होता है, हम वो पर्टिकुलर जो हमारा डिजायर्ड जो भी है उसको हम इंसर्ट कर दिए न्यूक्लियस के अंदर। देन बायोलिस्टिक जीन गन, इन दिस द सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड डीएनए। ठीक है, गोल्ड और टंगस्टन कोटेड डीएनए। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रैप करके, और लाइक यहाँ पे इसमें क्या करते हैं कि हम जो हमारा डीएनए पार्टिकल है वो हमारा गोल्ड की मान लीजिए जो हमारी रॉड है समथिंग, और उसके ऊपर हमने रैप करके और उसको इंसर्ट करा देते हैं। इन दिस सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। ठीक है, एक रॉड होती है गोल्ड और टंगस्टन की, वो डीएनए से कोटेड होती है, उसको हम सेल्स में इंट्रोड्यूस करा देते हैं। देन मतलब हमने एक ये देखा माइक्रो इंजेक्शन, देन दिस इज बायोलिस्टिक जीन गन, then disarm pathogen vector, they infect the cell and transfer the recombinant DNA into the host। जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस हमने देखा था कि इसमें सिंपल हम बायोलॉजिकल मटेरियल का यूज कर रहे हैं, माइक्रो इंजेक्शन में तो खुद ही कर रहे हैं, बायोलिस्टिक में भी खुद ही कर रहे हैं, बट इसमें क्या है कि हम एक पैथोजन वेक्टर का यूज कर रहे हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अपने पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए हम उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं जिसमें हम सेल्स के अंदर उसको डाल देते हैं। ये मैंने आपको बता रखा है कि आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करते हैं, जब हम एक बार आइसोलेट कर लेते हैं तो उसको पर्टिकुलर साइट पे कट करते हैं, कट करने के बाद उसको पीसीआर से एम्पलीफाई करते हैं। ठीक है, यही सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, और एम्पलीफाई करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं होस्ट सेल में, और इंसर्ट करने के बाद हमें जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए उसको हम बायो रिएक्टर्स में ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर मीडियम प्रोवाइड करके, तो बायो रिएक्टर्स ये है हमारे जिसमें हम सारा जो रॉ मटेरियल्स है, लाइक जो हमें जो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियाज हैं और उसको एयर प्रोवाइड करना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, तो ये सारा जो है हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे हमें जो हमारा इंटरेस्ट है जो भी प्रोडक्ट वो हमें मिलता रहे। ठीक है, देन ये जो हमारा प्रोसेस है इसको अपस्ट्रीमिंग कहते हैं। ये जो ऑब्टेन करने का जो प्रोसेस है, लाइक ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट, इसको हम अपस्ट्रीमिंग कहते हैं। और फिर इसके बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसको प्योरीफाई करना, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स में डालना, ये सारा हमारा डाउन स्ट्रीमिंग में आता है। ठीक है, तो ये जो ये मैं आपको नोट्स ये भेज भी दूंगी, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, और कोई क्वेरी होगी तो आप बताइएगा। वैसे आपको इसमें समझ में आ जाएगा, मैंने आपको पीपीटी से भी बता दिया है, ऐसा कोई टफ नहीं है, सिंपल आपको स्टेप्स इसमें याद होने चाहिए कि आप क्या क्या कर रहे हैं, तो आपके एग्जाम में भी हेल्पफुल रहेगा। और उसके साथ ही जो टर्म्स इसमें यूज हुए हैं आपको नीट के लिए वो टर्म्स पता होने चाहिए।